हम लोग आज अंतिम सत्र में, है ना, 3 दिन की चर्चा है। जो अंतिम सत्र है इसमें मानव जीवन के चारों आयाम के ऊपर बात करेंगे। मानव का जीना 4 आयाम 5 स्थितियों में है। हवा बाण हल्ले मिलता है सब जगह। तो व्यक्तित्व में आहार, विहार और व्यवहार था, तो विहार किस संदर्भ में था? विहार विचार के संबंध, आचरण के संबंध। जो विचार जब व्यक्त होता है उसको आचरण कहते हैं। विहार अपने व्यवहार और आचरण में अंतर है। तो आचरण जो है वो भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा इससे व्यक्त होता है, वो आचरण है। तो व्यवहार जो है वो निर्वाह की चीज है, जिसमें मूल्य निर्वाह है और सेवा का निर्वाह है, वस्तु निर्वाह है। वस्तु सेवा के रूप में जो परस्परता में निर्वाह होता है उसको व्यवहार कहते हैं। जब हम किसी के सामने कोई विचार व्यक्त करते हैं शिष्टता पूर्वक, वो आचरण है। तो अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति, उसको आचरण कहते हैं। तो विहार आचरण के रूप में ही विहार है। वैसे घूमना फिरना के अर्थ में विहार नहीं होता है, मतलब क्या वैसे नॉर्मली ये अभी तो ऐसे जीवन में देख रहे हैं ना, तो जीवन में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाला जो है वो विचार ही है। विचार ही भ्रमण करता है। शरीर के रूप में घूमना होता है और जीवन के अर्थ में विचार होता है। बाबा जी ने ऐसे ही परिभाषित किया, विचार आयाम ही जो है वो आचरण है। देखो बिहार का परिभाषा मानो, बिहार की परिभाषा सही है, संविधान। ठीक है, वैसे जो मैं बता रहा हूँ सही, जहाँ तक मेरी स्मृति में है और अभ्यास दर्शन में आया है। तो मानव का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है, तो उसको कहा कि मानव जाति जो संपूर्ण क्रियाकलाप करती है वो 4 आयाम में है ना। आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही होगा इसके बारे में, लेकिन आज उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मानव 4 आयाम और 5 स्थितियों में। हम लोग इसमें जागृत मानव की बात कर रहे हैं। जागृत मानव जो है 4 आयाम 5 स्थितियों की एक सूत्रता में है।
यहाँ पर आप विहार है श्रम हरणार्थ की गई मानवीय प्रक्रिया है विहार। श्रम हरणार्थ हरणार्थ काय में पढ़ रही? परिभाषा से बुक वाली परिभाषा से। परिभाषा संहिता में है। श्रम हरणार्थ की गई जो है, और फिर आगे ये भी लिखा है कि श्रम का हरण जो है समाधान में ही है। तो विचार आयाम जो है वो समाधान में श्रम का हरण होता है ना, इसलिए विचार आयाम ही विहार है। यही लिखो, श्रम का विश्राम, श्रम का विश्राम, श्रम का विश्राम ही समाधान है। श्रम का मिलेगा वो रेफरेंसेस जो है ना पूरा आया हुआ है, एक अध्याय है पूरा अभ्यास दर्शन में, उसमें है। तो इसको पहले तो पहला आयाम है जिसको अपन कह रहे हैं अनुभव का आयाम, अनुभव। दूसरा आयाम है जिसको कह रहे हैं विचार। तीसरा है व्यवहार और चौथा आयाम है व्यवसाय। मानव में बात कर रहे हैं तो ये दोनों आयाम जो है समझने के आयाम है ना, समझना। और फिर ये तीनों आयाम मिला के कह रहे हैं कि ये जीना, जीना मूल रूप से, उसमें भी व्यवहार और व्यवसाय ही मूल रूप से जीना है ना। अनुभव क्या है? अनुभव क्या है तो कह रहे हैं कि सहअस्तित्व ही ये 4 आयाम और 5 स्थितियां वो जागरूक मानव के मतलब आगे का संदर्भ में चुप गया। नहीं, मैंने ये कहा था अपन जागृत मानव में 4 आयाम 5 स्थितियां का अध्ययन कर रहे हैं। भ्रमित मानव का ये 4 आयाम और 5 स्थिति का भ्रमित मानव में नहीं कर रहे हैं। भ्रमित मानव में तो इसके विपरीत जो है वो भ्रमित मानव में है, जो अपन करेंगे उसे। तो अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व में होना रहना। तो विशेष रूप से होना ही अनुभव है ना, जिसको अपन अनुभव कह रहे हैं, रहना आचरण है। तो अनुभव में क्या है, तो यदि जड़ प्रकृति में देखते हैं, अनुभव आयाम में होना, तो जड़ प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन का पहचान है। प्रकृति नियम पूर्वक है, नियंत्रण में है और संतुलन में। फिर जड़ प्रकृति ही चैतन्य हुई, तो इसलिए न्याय है, धर्म है और सत्य है। तो
अनुभव में न्यायानुभूति है, धर्मानुभूति है, सत्यानुभूति है, नियमानुभूति है, यानी सहअस्तित्व की अनुभूति है। सहअस्तित्व में अनुभूति है, अनुभव है। सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व में होना है ना, अपना होना, सहअस्तित्व में व्यक्ति का होना, परिवार का होना, समाज का होना, राष्ट्र का होना, अंतर्राष्ट्र का होना, जड़ प्रकृति का होना और चैतन्य प्रकृति का होना, सहअस्तित्व में होना, इसके स्पष्ट पहचान ही अनुभव है ना। इसका स्पष्ट पहचान हो जाना ही अनुभव है, जिसको अपन अनुभव करें। इसमें ये लिखा कि जड़ प्रकृति में मूल रूप से नियम, नियंत्रण, संतुलन का पहचान है और यही उसके निश्चित आचरण का कारण है। जड़ प्रकृति का मतलब है पदार्थावस्था की प्रकृति और प्राणावस्था की प्रकृति, इसको अपन जड़ प्रकृति कह रहे हैं। चैतन्य प्रकृति यानी जीवावस्था की प्रकृति और ज्ञानावस्था की प्रकृति, उसको चैतन्य प्रकृति। चैतन्य प्रकृति में जीवन जिधर से आता है तब से चैतन्य प्रकृति। तो इसमें मतलब जो प्राणियों में जिसमें जीवन है तो वो भी चैतन्य में आएगी। चैतन्य प्रकृति, हाँ। और मानव भी चैतन्य प्रकृति है ना। मानव और जीव के शरीर जो है वो प्राणावस्था में जड़ प्रकृति, जीव संसार का शरीर और मानव का शरीर प्राणावस्था की प्रकृति उस रूप। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसी को कह रहे हैं कि ये विधि है और यही नियति है। इसी को कह रहे हैं कि ये प्रभुता है, प्रभुता। इतना अनुभव आयाम है और ये अनुभव आयाम और विचार आयाम ये दोनों स्वयं में ही होता है, स्वयं में और जीवन में। अनुभव स्वयं में होता है, विचार आयाम जीवन में, यानी जीवन में यानी विचार आयाम जो है उसका मन, वृत्ति और चित्त तक, और अनुभव आयाम जो है आत्मा और बुद्धि तक। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, आपको पढ़ना। तो जब अपन विचार आयाम की बात कर रहे हैं तो जीवन में मन, वृत्ति, चित्त की बात कर रहे हैं। जब अनुभव आयाम की बात कर रहे हैं तो स्वयं में यानी आत्मा और बुद्धि में, है ना। अनुभव, आत्मा, बुद्धि तक, फिर अनुभव की रोशनी में विचार आयाम, है ना, चित्त में, वृत्ति में और मन में। आयाम है इसलिए बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव। यहाँ पर स्वयं में और वहाँ पर जीवन में लिखने का क्या पॉइंट है? दोनों जीवन में ही है ना? दोनों जीवन में ही है, इसीलिए लिखा मैंने मन, वृत्ति, चित्त में, है ना। स्वयं में भी जीवन में ही है, ये जीवन को बीच में कर लेते हैं, यहाँ पर जीवन कर देते हैं, ठीक है। और स्वयं बोलेंगे तो आत्मा और बुद्धि दोनों ही आएगा हैं? स्वयं बोलते हैं हाँ, तो आत्मा, स्वयं यानी आत्मा। स्वयं की स्वीकृति जो है वो बुद्धि में, और स्वयं का मतलब है सह अस्तित्व में अभिभूत आत्मा, सह अस्तित्व में अभिभूत आत्मा, वो स्वयं। तो इसलिए आत्मा को मैं नहीं बोला है, मैं शब्द जो है वो आत्मा के लिए अभिहित है, ऐसा बोला है ना। अभिहित है मतलब उसमें निहित है, हाँ, उसी के लिए, उसी में निहित है, ऐसा। तो स्वयं शब्द जो है वो मैं से बड़ा शब्द है। तो मैं मतलब पूरा जीवन हो जाता है। और जब स्वयं मैं तो
अलग अलग जगह होता है। जैसे हम कभी मन को भी मैं कहते हैं। जैसे मुझे आपने ये हवा बाण हार खिलाई तो मैं कहूँगा मुझे खट्टा लगा, तो मन को लगा। जब स्वयं का प्रयोग मैं करते हैं तो स्वयं मतलब आत्मा। हाँ, मैं विचार कर रहा हूँ तो वृत्ति की तरफ से मैं, मेरी इच्छा हुई, चित्त की तरफ से मैं, मेरा ये निष्कर्ष निकला है ना, बुद्धि की तरफ से। तो अल्टीमेटली जो मैं, जब स्वयं कह रहे हैं तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा से अस्तित्व में अभिभूत है। तो स्वयं शब्द का भी विस्तार है ना। जैसे जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार भी स्वयं है, समाज भी स्वयं है। ऐसा जब हम अखंड समाज की तरफ से तो हम स्वयं मतलब मानव जाति स्वयं, ऐसा यानी इस तरीके से स्वयं जो है वो विराट होता जाता है। हम जहां तक हमारी चेतना का जो है विस्तार हुआ, तदाकार हुई। जैसे हम कहेंगे मेरा परिवार स्वयं कर लेगा, ये मेरा परिवार इस काम को स्वयं कर लेगा, या समाज स्वयं कर लेगा, राष्ट्र स्वयं कर लेगा, है ना, पूरी मानव जाति स्वयं करती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है कि इसी के आधार पर जो जिसको हम लोग जागृत मानव कह रहे हैं, उसमें विचार क्रिया अनुभव की रोशनी में विचार आया। ऐसा विचार का मतलब है विश्लेषण, विवेचना, व्याख्या। भाषा में इसका जो प्रयोजन है वो समाधान है। समाधान, विवेचना मतलब आपने व्याख्या लिखा है क्या? व्याख्या, व्याख्या, व्याख्या विवेचन और व्याख्या का है। विवेचन और व्याख्या, व्याख्या का मतलब है विचार जहां तक फैला है वो उसकी व्याख्या। विवेचना का मतलब प्रयोजन का पहचान। जो भी विचार है उसके प्रयोजन को जब हम प्रयोजन पक्ष को बताते हैं तो वो विवेचना है ना। विश्लेषण का मतलब है कितनी चीजों से मिलके बना हुआ। जैसे जीवन का विश्लेषण तो हम कहेंगे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आशा, विचार, इच्छा, तमरा, प्रामाणिकता, है ना, जीवन, क्रियाकलाप, ये सब मिला के विश्लेषण है ना सब। फिर मन का विश्लेषण, मन में इतना क्रियाकलाप, ये मन का विश्लेषण है ना। फिर मन का प्रयोजन, विचार का प्रयोजन, इच्छा का प्रयोजन, बुद्धि का, आत्मा का प्रयोजन, वो विवेचना। लक्ष्य के अर्थ में विवेचना, प्रयोजन के अर्थ में, लक्ष्य के अर्थ में विवेचना। व्याख्या यानी विचार आयाम कहाँ तक फैला है, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, ये विचार का व्याख्या, उसका फैलाव। मेरा विचार, परिवार का विचार, समाज का विचार, राष्ट्र का विचार, अंतरराष्ट्र का विचार, है ना। व्यक्ति में विचार, परिवार में विचार, परिवार में विचार ज्यादा होगा, व्यक्ति में कम होगा, है ना। ऐसा। इसके बाद है
सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान ही धर्मपूर्ण विचार। धर्मपूर्ण विचार ही व्यवस्थात्मक विचार। व्यवस्थात्मक विचार ही संस्कृति। अभिव्यक्ति में व्यवस्थात्मक विचार जब अभिव्यक्ति में है तो संस्कृति, यानी व्यक्ति में अभिव्यक्ति, परिवार में अभिव्यक्ति, समाज में अभिव्यक्ति, राष्ट्र में अभिव्यक्ति, है ना, और अंतर्राष्ट्र में यानी सर्व मानव में अभिव्यक्ति, वही मानवीय संस्कृति, जिसको अपन मानवीय संस्कृति शब्द का उपयोग कर। अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंग, आहार के रूप में अभिव्यक्ति, है ना। और इसी को कह रहे हैं कि ये प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता तो जिसको अपन विचार में नियंत्रण कह रहे हैं, नियंत्रण या नियंत्रित विचार कह रहे हैं, नियंत्रित विचार। विचार जो है वो जब नियंत्रित होता है तभी व्यवस्थात्मक विचार है। तो विचार में जो नियंत्रण है वो होता है बौद्धिक नियमों से। बौद्धिक नियम, बौद्धिक नियम से विचार में नियंत्रण, ठीक है। और बौद्धिक नियम क्या है? तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, अभय और सरलता। इसको अपन कह रहे हैं कि ये बौद्धिक नियम है। इसी को मानवीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं, मानवीय प्रवृत्ति। तो नियम से नियंत्रण, है ना, नियम से नियंत्रण। विचार जो है नियम से नियंत्रित होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे संग्रहवादी विचार है वो अनियंत्रित विचार है, द्वेष का विचार अनियंत्रित विचार है ना, अविद्या का विचार अनियंत्रित विचार है, विद्या का विचार नियंत्रित विचार है ना, अभय में नियंत्रित विचार है, भय में अनियंत्रित विचार। भय होगा तो विचार अनियंत्रित हो जाएगा, है ना, अभय होगा तो विचार नियंत्रित रहेगा। इसी प्रकार से सरलता है तो विचार नियंत्रित है, अहंकार है तो अनियंत्रित है। यहाँ पे असंग्रह शब्द समृद्धि का सूचक है। तो समृद्धि है तो विचार नियंत्रित है, अभाव है तो अनियंत्रित है ना, इस तरीके। तो विचार का नियंत्रण जो है वो मानवीय प्रवृत्तियों से, मानवीय प्रवृत्तियों को ही बौद्धिक नियम कहते हैं। बौद्धिक नियम से विचार नियंत्रित होता है। विचार का नियंत्रित होना ही व्यवस्थात्मक विचार है ना, ऑर्डरली थॉट, ऐसा है। भाई और सरलता। सरलता ये ला नहीं दिख रहा। सरलता, असंग्रह, स्नेह, विद्या, अभय और सरलता, ये पांच जो है मानवीय प्रवृत्ति है। अमानवीय प्रवृत्ति जो है संग्रह, द्वेष, अविद्या, भय और अहंकार, इसको अमानवीय प्रवृत्ति कहते हैं। अमानवीय प्रवृत्ति होगी तो बौद्धिक नियम के विपरीत होगा तो विचार में अनियंत्रण होगा, है ना। नियम से विचार नियंत्रित होता है।
ऐसा। तो इसीलिए इसी को प्रवृत्ति परिमार्जन शब्द बोला है बाबा जी। प्रवृत्ति का परिमार्जन यानी अमानवीय प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति में आ जाना, अमानवीय प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति में आ जाना, ऐसा। इसी का एक चार्ट भी बनाया है, 2-3 चार्ट बनाए हैं मैंने। तो कैसे कैसे ये पांचों प्रवृत्ति कैसे हिंसा और अमानवीयता युद्ध में जाती हैं, उसका एक पूरा चार्ट जो है बनाया। उसका बहुत सारी बात व्यवहार दर्शन में आई है ना। व्यवहार दर्शन में सब कहा ही है बाबा जी ने। आप लोगों ने व्यवहार दर्शन पढ़ ही लिया है। तो यदि विचार अनुभव मूलक विचार होता है तो ऐसा होता है। तो ये जो विधि है यही संस्कृति बन जाती है। विधि सम्मत विचार ही संस्कृति, विधि विहीन विचार ही अपसंस्कृति। विधि सम्मत विचार, विधि विहीन विचार, तो विधि विहीन विचार अपसंस्कृति है ना, यह कुसंस्कृति, जो भी अपन सब। इसके बाद व्यवहार जो है और व्यवसाय मानव में है, मानव। तो एक है मानव के बीच में, मानव प्लस मानव, और दूसरा है मानव प्लस प्रकृति। ये है तो ये भी मानव में, लेकिन मानव में स्वयं में है ना, या जीवन में। मानव में जीवन और शरीर के साथ नहीं है। तो जब हम मानव बोल रहे हैं तो शरीर के साथ है। तो व्यवहार बिना शरीर के नहीं होता, व्यवहार जो है शरीर के साथ ही होता है ना। शरीर के बिना केवल विचार होता है, विचार होता है। विचार की अभिव्यक्ति भी व्यवहार नहीं। तो व्यवहार शब्द का क्या मतलब है? तो व्यवहार होता है मूल रूप से मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में। ये मूल्य के रूप में संबंध में या परिवार में, चरित्र के रूप में समाज में, नैतिकता के रूप में अखंड समाज में। इतना व्यवहार है। क्योंकि परिवार में संबंध डिफाइन है, तो इसलिए परिवारों की परस्परता में चरित्र का प्रश्न नहीं आता है ना। चरित्र का प्रश्न आता है जब परिवारों की परस्परता में जीते। तो जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसको चरित्र बोला है। तो परिवार में जो भी धन है वो स्वधन ही होता है। परिवार का जो भी धन है वो स्वधन है। स्वधन यानी सबका, परिवार का सम्मिलित है ना, उसको स्वधन है। इसलिए परिवार में जो भी धन होता है उसको सब अपना माने रहते हैं। बच्चे भी अपना धन माने रहते हैं ना, पत्नी भी, माता पिता भी, सब अपना स्वधन। तो इसलिए परिवार में स्वधन का प्रश्न नहीं है। परिवारों की परस्परता में स्वधन परधन का बात आता है। दूसरे परिवार का वो परधन है ना, स्वधन परधन। परिवार में स्वनारी का प्रश्न नहीं रहता है। परिवार में जो भी नारी है वो सब माता है, बहन है या पत्नी है, परिभाषित अर्थ में है। इसलिए वहां पे स्वनारी का प्रश्न नहीं है। स्वनारी परनारी का प्रश्न जो है परिवारों की परस्परता। और फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार। परिवार में कोई भी जो कार्य व्यवहार होता है वो
दयापूर्ण नहीं होता, वो संबंध निर्वाह के अर्थ में होता है। जब हमारे परिवार में ज्यादा होता है, हम दूसरे को नियोजित करते हैं, तब वो दयापूर्ण कार्य होता है। इसलिए चरित्र जो है वो परिवारों की परस्परता में होता है, ऐसा। और नैतिकता का मतलब है तन मन धन का मानवता के अर्थ में नियोजन। तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा बराबर नैतिकता, जिसको अपन धर्म नीति और राज्य नीति बोलते हैं, वही नैतिकता। अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति, इसको नीति त्रय कहते हैं। तो नीति त्रय के रूप में नैतिकता, उसमें भी अर्थोपार्जन जो है वो तो परिवार में ही हो जाता है। तो मूल रूप से जो नीति है वो दो ही है, जिसको धर्म नीति और राज्य नीति बोलते हैं। राज्य नीति सुरक्षा की नीति है, सुरक्षात्मक जो नीतियां हैं वो राज्य नीति। सदुपयोगात्मक जितनी भी नीति है वो सब धर्म नीति, ठीक है। और मूल्य जो है वो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य के रूप में मूल्य है, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, उस रूप में मूल्य, वस्तु मूल्य। तो परिवार में सभी मूल्यों के साथ जीना होता है। परिवार में जो संबंध निर्वाह होता है वो मूल्य निर्वाह के रूप में। तो इसलिए मूल्य चरित्र का निर्वाह, तो इसलिए व्यवहार जो है वो निर्वाह क्रिया है। व्यवहार जो है निर्वाह क्रिया, निर्वाह जो है वो मूल्य निर्वाह भी है और सेवा का निर्वाह भी है और वस्तु निर्वाह भी है। जो निर्वाह क्रिया है उसमें जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ मूल्य निर्वाह भी करते हैं, वस्तु निर्वाह भी करते हैं, सेवा का भी निर्वाह भी करते हैं। एक समय तक बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, फिर माता पिता की सेवा बच्चे करते हैं, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, फिर बच्चे माता पिता की, एक उम्र के बाद। तो इस प्रकार से सेवा का संतुलन होता है परिवार में। और वस्तु के साथ भी ऐसे ही है, तो वस्तु से भी निर्वाह होता है। कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये वो, जमीन जायदाद, ये सब अपन बच्चों के लिए करते हैं ना। तो वस्तु से भी निर्वाह होता है। शादी विवाह में कपड़े लत्ते देते हैं, सोना चांदी आदि देते हैं, भेंट करते हैं, वो वस्तु से निर्वाह है ना। तीनों प्रकार का निर्वाह जरूरी है। तो इसी को कह रहे हैं कि ये न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार पांचवें स्थिति में अखंड समाज है। अखंड समाज की अखंड समाज का जो जीना है उसी को सभ्यता कह रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति ही सभ्यता है जब वो व्यवहार में आती। जैसे विधि ही संस्कृति है, संस्कृति ही सभ्यता है। सभ्यता जब व्यवहार में है यानी संप्रेषणा में है। यहाँ पे विचार अभिव्यक्ति में था,
विचार अभिव्यक्ति में था और व्यवहार संप्रेषणा में, जिसमें आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है ना। आदान प्रदान के रूप में व्यवहार है, हम कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ मिल रहा है, मूल्य के बदले में मूल्य मिल रहा है, वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले में सेवा। तो इस प्रकार से संप्रेषणा है, संप्रेषण। इसी को कह रहे हैं कि ये संप्रभुता है। संप्रभुता आधा में लिख दे, पूरा लिख दे, संप्रभुता यानी पांचों स्थिति में व्यवहार निर्वाह की निरंतरता के रूप में जो स्थिति है उसी का नाम है संप्रभुता, है ना। जो प्रभुता है वो पूरे व्यवहार क्रिया में व्याप्त हो गई, वो संप्रभुता। जो प्रभुता है जब विचार में व्याप्त हो गई तो प्रबुद्धता है ना। तो प्रभुता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही संप्रभुता। संप्रेषणा मतलब लेन देन व्यवहार। हाँ, जैसे मैं आपके साथ संबंध को स्वीकारे हूँ, आप भी स्वीकारे हैं, तो संप्रेषणा हुई, एक जैसी स्वीकृति हो गई, एक जैसा प्रकाशन हो गया, तभी वो संप्रेषणा है। जैसे बताया था ना कि मेरे से निकल के कुछ आप में नहीं जाता है, लेकिन जब हम लोगों का अनुभूति या बोध है ना एक जैसा हो गया, वो संप्रेषणा है। जब तक एक जैसा नहीं हुआ, संप्रेषणा नहीं। जैसे जिन अर्थों में मैं ये लिख रहा हूं, यदि इसी अर्थ में आपके अंदर प्रकाशित हो गया तो संप्रेषणा हुई, नहीं तो संप्रेषणा नहीं हुई, है ना। क्या होगा? ठीक है, ठीक लग रहा है स्ट्रक्चर? ठीक लग रहा है, बढ़िया। अब इसमें भी ऐसे ही है, व्यवहार का नियंत्रण किससे है? सामाजिक नियमों से। सामाजिक नियम से। सामाजिक नियम ही क्या है? वो चरित्र है। चरित्र क्या है? स्वधन, स्वनारी, पुरुष, स्वपुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य। परिवार प्लस परिवारों की परस्परता में, है ना। चरित्र, इसी को सामाजिक नियम कह रहे हैं। सामाजिक नियम से व्यवहार का नियंत्रण। तो यदि ये बना रहता है तो लोगों का परस्परता में विश्वास होता है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, है ना, पर पीड़ात्मक कोई भी क्रियाकलाप है, उससे व्यवहार का नियंत्रण नहीं है, उससे परिवारों की परस्परता में अविश्वास और द्वेष फैलता है। फिर वो लड़ाई झगड़े, द्वेष, युद्ध, हिंसा तक जाता है। जहां जहां तक फैलता है उतना उतना फिर वो भयानक होता जाता है ना। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्यक्रम, उसको कह रहे हैं कि वो सामाजिक नियमों के विपरीत है। उससे व्यवहार का नियंत्रण होता है। व्यवहार का अनियंत्रण जो है वो लड़ाई झगड़े, युद्ध, हिंसा तक जाता है। जैसे हमने महाभारत में देखा, है ना। महाभारत में पर नारी
वाला मुद्दा आया, रामचरितमानस में भी पर नारी का मुद्दा, दोनों में विध्वंस हुआ है ना। हिंदुस्तान में भी अभी भी जो मोस्टली जो हत्याएं होती हैं वो पर धन और पर नारी के, पर पुरुष के चक्कर में ही होती है। मोस्टली जो मर्डर के केसेस होते हैं, क्योंकि अजागृति में भी स्वीकार नहीं, लोग अजागृति में भी स्वीकार नहीं ऐसा, तो इसलिए वो उसको सामाजिक नियम नहीं माना। सामाजिक नियम से व्यवहार का नियंत्रण होता है, इसलिए। और ये एक कसौटी भी है, यदि व्यवहार का नियंत्रण नहीं हुआ है इसका मतलब जागृति नहीं हुई। ये जागृति का एक पहचान भी है। तो जब तक व्यवहार का नियंत्रण नहीं हुआ तब तक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था बन ही नहीं सकती। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की पहली अनिवार्य शर्त है सामाजिक नियम का पालन करना। सामाजिक नियम का पालन करने से सहज विश्वास बनता है, उसके लिए हमको बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद व्यवसाय क्रिया है। व्यवसाय क्रिया मूलतः अर्थोपार्जन के लिए है। अर्थोपार्जन के लिए प्रकृति में श्रम नियोजन है। श्रम नियोजन, निपुणता, कुशलता और पांडित्य के रूप में किसी को नियमपूर्ण उत्पादन, तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य और प्राकृतिक नियम, इनके योगफल में जो है उसको नियमपूर्ण उत्पादन कह रहे हैं। नियमपूर्ण उत्पादन। नियमपूर्ण उत्पादन यानी तन मन धन के रूप में है। तन मन धन रूपी अर्थ। तन मन धन के साथ फिर दो कार्यक्रम हैं जिसमें अर्थ की सुरक्षा है और अर्थ का सदुपयोग। अर्थ की सुरक्षा, सदुपयोग और अर्थोपार्जन के रूप में अर्थ इसी को अपन अर्थनीति भी कह रहे हैं। अर्थनीति नहीं, ये राज्य नीति, ये राज्य नीति है। और ये सदुपयोग के रूप में धर्म नीति है और नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में अर्थ नीति है। तो ये नीति त्रय के रूप में व्यवस्था है, इसको अपन व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था से सार्वभौम व्यवस्था। तो सभ्यता ही जब व्यवसाय में आती है तो व्यवस्था है। और अखंड समाज से सार्वभौम व्यवस्था, और सार्वभौम व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। प्रभु सत्ता।
संप्रभुता एक रोग हो सकता है ऐसा। विचार आयाम की जो उपलब्धि है वो समाधान है। व्यवहार आयाम में समाधान, समृद्धि, और यहाँ पर व्यवसाय आयाम में अभय और सहअस्तित्व। इसी को कह रहे हैं कि ये विवेक सम्मत विज्ञान है, विवेक सम्मत विज्ञान। और जब यहाँ से इधर जाते हैं तो इसको कह रहे हैं सामाजिकता। सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब है विज्ञान सम्मत विवेक। विवेक, तो विज्ञान सम्मत जब विवेक आता है तो यहाँ पर अभय और सहअस्तित्व। ऐसा क्या हुआ? एसी बंद हो गई। लाइट ट्रिप हुआ होगा। लोड हुआ ना, इसमें लोड स्पीकर चालू है। चालू। वो वाला दरवाजा बंद कर दीजिए पीछे का। तो यही मानव का संपूर्ण क्रियाकलाप है ना। अनुभव में नियति है, अनुभव में नियति है, और विचार में धर्म है, व्यवहार में न्याय है, और व्यवसाय में नियम है। यही प्राथमिक है। जिसको अपन विधि कहते हैं वो न्याय विधि, धर्म विधि और सत्य विधि, तीन ही विधि है। विधि जिसको कह रहे हैं, न्याय विधि, धर्म विधि, सत्य विधि। न्याय विधि से अखंड समाज, धर्म विधि से व्यवस्था का प्रमाण है ना, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम धर्म विधि से, और सत्य विधि से सर्वतोमुखी, ये अपना सार्वभौम व्यवस्था। तो न्याय विधि से अखंड समाज, धर्म विधि से सर्वतोमुखी समाधान, और सत्य विधि से सार्वभौम व्यवस्था। तो ये तीन विधियों से ये तीन उपलब्धि है ना। इस प्रकार यहाँ केवल समाधान है, व्यवहार में समाधान का प्रमाण है। समाधान के प्रमाण सहित समृद्धि के लिए कार्यक्रम है परिवार में। व्यवहार का जो मूल उद्देश्य है ना, समृद्धि के अर्थ में परिवार में जो उत्पादन होता है उससे समृद्धि। तो परिवार में व्यवहार, परिवार में ही होता है, मानव मानव की परस्पर। तो ये पांचों स्थिति में व्यवहार होता है, परिवार में, समाज में, अखंड समाज में, है ना। इन्हीं को हम कह रहे हैं व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, पांचों स्थिति में व्यवहार होता है। तो एक व्यवहार है स्वयं में व्यवहार। स्वयं में व्यवहार इतने ही है, समझ की स्पष्टता, संबंध की स्पष्टता। हमको समझ हो गई और संबंध की स्पष्टता हो गई, संबंध में कोई डाउट नहीं है ना। संबंध का स्पष्ट पहचान हो गया। यदि संबंध का स्पष्ट पहचान नहीं है तो व्यवहार अस्थिर रहेगा, है ना, व्यक्ति में।
संबंध का स्पष्ट पहचान है, व्यवहार स्थिर हो जाएगा। तो व्यवहार स्वयं में इतना ही है, बस संबंध की स्पष्ट पहचान। स्पष्ट पहचान में प्रयोजन और अपेक्षा ये सब शामिल ही रहती है, वो सबकी समझ के साथ, है ना। फिर इसके बाद परिवार में संबंध का पहचान। तो संबंध केवल दो लोगों में नहीं होता है, कोई भी संबंध केवल दो लोगों के बीच में नहीं रहता। हर व्यक्ति अनेक संबंधों में रहता है, कोई भी व्यक्ति। जैसे मान लीजिए मैं पुत्र हूं तो मेरे पिता भी हैं, है ना, मेरी माता भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरे चाचा काका भी हैं, है ना, मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, है ना, और बेटे भी हैं, बेटियां भी, पुत्र पुत्री सब। तो मेरा अपना होना परिवार में संबंधों के साथ है, केवल एक संबंध में नहीं होता। कोई कहे मैं एक संबंध में जीता हूं, इसका मतलब संबंध में नहीं जीता, क्योंकि अस्तित्व में सब संबंध में ही है। तो अस्तित्व में संबंध चॉइस नहीं है, अस्तित्व में संबंध अनिवार्यता है ना। तो इसलिए व्यक्ति में चॉइस नहीं है रिलेशनशिप का, है ना, कि मैं माता के साथ जी रहा हूँ, पिता के साथ नहीं जीऊंगा, है ना, या भाई के साथ नहीं जीऊंगा, चॉइस नहीं। तो सभी संबंधों का निर्वाह एक साथ होता है। तो संबंध सहित ही मानव है, संबंध विहीन मानव नहीं है, संबंध विहीन कोई मानव नहीं है। तो सभी संबंधों को पहचानना परिवार में, मतलब मैं सभी संबंधों को पहचानता हूं तभी मेरी पहचान है, स्वयं में मेरी पहचान है संबंधों के साथ। संबंध विहीन मानव नहीं है, ठीक है। तो परिवार में भी संबंध को पहचानना और समाज में भी संबंध को पहचानना। परिवार में 3 संबंध हैं और समाज में 4 संबंध। परिवार में पति पत्नी संबंध है, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, भाई बहन संबंध। माता पिता पुत्र पुत्री में जितने भी काका मामा फूफा ताऊ आदि हैं, वो सब माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में डिफाइन। उन सबके साथ संबंध है। मैं कहूँ मेरा मेरे पिताजी से चाचा जी से संबंध नहीं, ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब माता पिता पुत्र पुत्री को समझा ही नहीं, है ना, ऐसा। तो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है ना, उसमें मामा भी हैं, जो मामा लोग हैं वो भी माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में है, क्योंकि हम लोग उनके पुत्रवत ही होते हैं ना, अपने मामा के पुत्रवत होते हैं, इसलिए। तो एक होता है पुत्र पुत्री संबंध, एक पुत्रवत संबंध, पुत्रीवत संबंध, ऐसा भी होता है। तो जब पुत्रवत पुत्रीवत संबंध की बात करते हैं वो व्यवस्था के अर्थ में होता है, व्यवस्था संबंध। जैसे मान लीजिए कि हम किसी खेत में काम करते हैं साथ में मिलके, है ना, तो उसमें आयु के अनुसार जो हमको, कोई हमसे आयु में बड़ा है, पिता की आयु का है, तो वो हमको पुत्रवत संबंध होगा, वहां हमारा उसके साथ पुत्रवत संबंध, है ना, या पुत्रीवत संबंध, इस तरीके। भाईवत संबंध, भाई जैसा है ना, भाईवत, या मित्र संबंध, ऐसा। तो मित्र संबंध, गुरु संबंध, गुरु शिष्य संबंध, मित्र संबंध, और साथी सहयोगी संबंध। साथी सहयोगी के बाद व्यवस्था संबंध। तो इस प्रकार से 4 संबंध समाज में। तो गुरु शिष्य संबंध जिज्ञासा और समाधान के अर्थ में, गुरु के साथ जो संबंध है उसमें शिष्य जो है वो जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है, और गुरु समाधान की अभिव्यक्ति। तो जो भी आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, वो गुरु है ना। और जिज्ञासा सहित जो प्रस्तुत होता है वो शिष्य, जिज्ञासा सहित प्रस्तुत होना शिष्य। तो गुरु शिष्य संबंध, गुरु का स्थिति पिता से ज्यादा ऊपर है, इसीलिए गुरु अभिभावक भी है और गुरु भी है। तो गुरु में अभिभावकत्व भी है और गुरुत्व भी है ना। इस तरीके से गुरु का स्थिति संबंधों में वरीय माना गया है। तो ये 7 संबंध का पहचान। तो 7 संबंध के साथ, उसकी निरंतरता के साथ मैं संबंध में हूँ, इस रूप में व्यक्ति का पहचान। इसी को कह रहे हैं कि व्यक्ति संबंधों में अभिव्यक्त हो रहा है ना, व्यक्त होने वाली इकाई है। नहीं, एक ही व्यक्ति है लेकिन वो हर संबंध में व्यक्त हो रहा है। इस तरीके से व्यक्ति, जिसको अपन व्यक्ति कहते हैं,
जो पश्चिम का इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति का, व्यक्तिवाद का, वो अलग है ना, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति कह रहे हैं, वहाँ जो व्यक्ति और व्यक्तिवाद कह रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है ना। वहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो किसी संबंध में नहीं, उसको व्यक्ति कह रहे हैं। वहाँ पे संबंध चॉइस है, इसलिए जो विवाह है वो समझौता है, एग्रीमेंट है। हमारे यहाँ विवाह जो है निरंतरता के अर्थ में संबंध स्वीकृति है, ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं है, जागृत मानव परंपरा में कोई डाइवोर्स नहीं, क्योंकि संबंध की निरंतरता है। वैसे भी हिंदू समाज में डाइवोर्स नहीं था, है ना, था ही नहीं, डाइवोर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं मनु धर्म शास्त्र। जहां तक मुझे स्मृति नहीं है ऐसा। मनुस्मृति में नहीं, डाइवोर्स का कुछ लिखा नहीं। क्या हो गया? एक बार साहस कर लिया तो अभी उसको निभा हो गई। ब्रह्म प्राप्ति में डर गया। हाँ, जो गले पड़ गया सो पड़ गया ब्रह्म प्राप्ति थी है। हाँ, क्योंकि जागृत परंपरा में गले पड़ने जैसी स्थिति है ही नहीं, क्योंकि विवाह तभी होगा जब आप प्रमाणित हो। आपने शिक्षा पूरी कर ली है, आपके शिक्षकों ने, पड़ोसियों ने, आपके जो पड़ोसी हैं यानी मित्र परिवार हैं, उन्होंने और आपके परिवार ने प्रमाणित कर दिया है कि आप में प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन है, तभी आप विवाह करने के पात्र हैं, नहीं तो विवाह की पात्रता ही नहीं। ऐसा जाकर कसौटी लगा रखी, तो जो भी आपको मिलेगा वो गले पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपके लिए मतलब सहयोगी है। आपकी पूर्णता के अर्थ में, मतलब पत्नी जो है आपकी पूर्णता के अर्थ में, पति पत्नी के लिए उसकी पूर्णता के अर्थ में है, क्योंकि पति पत्नी का एक व्यवहार जो है सह अस्तित्व को प्रमाणित करना है। जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तभी वो सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो सह केवल एक संबंध ही ऐसा है जिसमें हम एक हो सकते हैं, एक व्यवहार हो सकता है, एक आचरण हो सकता है ना। तो सबसे पहला प्रमाण जो है वही मिलता है, जो जिसको अपन कह रहे हैं पति पत्नी संबंध। तो इसलिए पूर्णता के अर्थ में पति पत्नी संबंध है ना, और पति पत्नी संबंधी मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में। तो इसलिए वहां पर कोई शंका ही नहीं, किसी भी संबंध में कोई शंका नहीं है ना। तो इसलिए जो पुत्र पैदा करने से पहले से ही शिक्षा है, जो गर्भ में शिशु है वहां से ही शिक्षा शुरू हो जाता है, माँ का शिक्षा और गर्भ संस्कार के रूप में पुत्र पुत्री का शिक्षा, जो संस्कार का कारक है। फिर इसके बाद परिवार में संस्कार है ना, जन्म के समय संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, फिर शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में भी अभिभावक शिक्षा है, पहले अभिभावक शिक्षा है, 3 साल की आयु तक अभिभावक शिक्षा है। 3 साल की आयु के बाद फिर जो है वो औपचारिक शिक्षा है ना, जिसमें विद्यालय में जाना है ना। 3 साल है, अभिभावक शिक्षा 5 साल तक है, 5 साल तक अभिभावक शिक्षा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 3 कर दिया उसको, इसलिए वो 3 याद हो। अब बाबा जी ने 5 साल का अभिभावक शिक्षा, 5 साल की उम्र तक जो है बच्चे को अभिभावक पढ़ाएंगे। उसमें पढ़ाने में भी उन्होंने लिखा है कि कोई भी अक्षर ज्ञान ये सब नहीं पढ़ाना है। 5 साल तक खेलने ही सिखाना है। पढ़ाने का मूल प्रयोजन केवल इतना है, बच्चे प्रसन्न रहें, बस बच्चों की प्रसन्नता के अर्थ में अभिभावक शिक्षा है। मौज है बच्चों का करके उसको लेके जाने की जरूरत नहीं ना।
बहुत ही बढ़िया। शिक्षा को बाबा जी ने पहली से शुरू किया है। बाबा जी का शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पहली से शुरू किया और पहली से ही उन्होंने 3 हिस्से कर दिए शिक्षा के। एक है जिसको शिक्षा नीति कहते हैं ना, तो नीति मूल रूप से शिक्षा की नीति है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। ये शिक्षा नीति है, मतलब यही मूल रूप से बच्चे में स्थापित करना है ना, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। इसी में जीते हुए स्थापित मूल्यानुभूति है और शिष्ट मूल्यों का व्यवहार। तो जो शिष्ट मूल्यों की जो शिक्षा है उसको व्यवहार कह रहे हैं, वो व्यवहार अभ्यास के रूप में है। और जो कौशल की शिक्षा है वो व्यवसाय का अभ्यास है, जिसको कर्माभ्यास कह रहे हैं। तो कर्माभ्यास के रूप में शिक्षा है स्किल का, है ना, और व्यवहार अभ्यास के रूप में जो शिक्षा है वो शिष्ट मूल्यों का अभ्यास। शिष्ट मूल्यों का ही अभ्यास होता है, तो शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक मूल्यानुभूति होती है, जो शिक्षा नीति है। इस तरीके से पूरी शिक्षा पहली से 12वीं तक शिक्षा को वर्गीकृत कर दिया, है ना। इससे ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मानव में क्रियाकलाप ही नहीं है। जो स्किल है उसी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सब आ जाता है स्किल में, तो उसका शुरुआत स्किल से होता है। अभी हम लोग स्किल शिक्षा देते नहीं, 12वीं तक कोई भी स्किल नहीं सिखाते, इसलिए इंजीनियरिंग में समय लगता है। यदि आप पहली से स्किल सिखाना शुरू कर दें तो 12वीं तक जो हम लोग इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ाते हैं वो 1 साल में ही पूरी हो जाएगी, पूरी इंजीनियरिंग, यदि 12वीं तक हम लोग स्किल सिखा दें, है ना। तो बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तो हो ही गया प्रयोग का। कम से कम हम 12वीं तक 12 स्किल तो सिखा ही सकते, है ना, जो हमारे दैनंदिन जीवन के लिए जो आवश्यक स्किल्स हैं वो तो हम सिखा ही सकते हैं। जैसे बिजली का रिपेयरिंग है, कारपेंटरी है ना, प्लम्बिंग है, और आपका ये वेल्डिंग है, गार्डनिंग है, ये सब हम सिखा सकते हैं। ऐसी 12 स्किल तो हर बच्चे को अनिवार्य रूप से सिखा देना चाहिए। और यदि मान लो स्किल सिखाना हम 5वीं कक्षा से करते हैं, 5, 5, 6, 7 या 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल करते हैं ना, या 11, 12 भी करते हैं, हर साल 2 स्किल सिखाते हैं, तो 7 दूनी 14 स्किल सिखाई जा सकती है ना। 2 स्किल 1 साल में सिखा सकते हैं ना आराम से, बहुत सहजता से। पेंटिंग भी सिखाए, पेंटिंग भी स्किल है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्क्रिप्चर से वो सब स्किल्स में ही है। यदि वो स्किल संपन्नता होती है तो इंजीनियरिंग आसान होता है, क्योंकि आपकी कल्पनाशीलता जो है उस दिशा में चलने लगे। तो इंजीनियरिंग के लिए जो अभी समय लग रहा है उसकी जरूरत नहीं है। जैसे जो अपना ITI किया हुआ बच्चा है वो पॉलिटेक्निक आसानी से कर लेता है ना, पॉलिटेक्निक किया हुआ बच्चा BE आसानी से कर लेता है। इसीलिए पॉलिटेक्निक में जो समय लगता है उसको 1 साल कम करके इंजीनियरिंग में एडमिशन दे देते है ना। पॉलिटेक्निक किया हुआ बच्चे को जो है BE सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं ना, 1 साल उसका बच जाता है। और ये सब जो है अपना ITI से लेके पॉलिटेक्निक का काम 12वीं तक पूरा हो सकता है, तो आप 1 साल 2 साल बचा सकते हैं। अभी ITI भी 12वीं के बाद कर दें, तो इसलिए हो सकता है। बल्कि कुछ लोग तो जो अपने जीवन विद्या में IIT के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरी अभी जो इंजीनियरिंग सिखाते हैं वो इंजीनियरिंग ही गलत है पूरी, क्योंकि अभी जो है इंजीनियरिंग ऐसी आ गई है जिसको इंजीनियरिंग का कन्वर्जेंस कह रहे हैं ना। एक ही कोई भी जैसे रिमोट है या मोबाइल है, इसमें 10-15 प्रकार की इंजीनियरिंग है। अब हम एक इंजीनियरिंग सिखाते हैं, तो ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ने इस पर लिखा है, तो वो कहते हैं कि कन्वर्जेंस की इंजीनियरिंग का कोर्स बनाना चाहिए। भाई अभी समय आ गया कि जब हम रोबोटिक इंजीनियरिंग में आ गए हैं ना, और हम चंद्रमा में रोबोट भेज के उस रोबोट से जो है चंद्रमा की धरातल पे ड्रिलिंग का काम करा रहे हैं, ताकि हम जमीन के अंदर पानी को देख सकें,
है ना, पानी को पहचान सके, तो कितना सारा इंजीनियरिंग एक साथ लग रहा है, मैकेनिकल भी है, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, सब प्रकार। तो हम लोग सिलेबस ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम एक साथ 10-15 इंजीनियरिंग एक साथ पढ़ा सकते। इंजीनियरिंग के जो जो लॉज हैं, है ना, इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है वो एक जैसी ही है सभी में, मतलब एक ही थ्योरी कई इंजीनियरिंग में काम आती है। एक ही लॉज जो है, इंजीनियरिंग के लॉज जो है कई इंजीनियरिंग में कॉमन होते हैं ना, तो इसीलिए उस कॉमन लॉ के आधार पे जहाँ से डाइवर्जेंस होता है टेक्नोलॉजी का, उतना तो कॉमन कर सकते हैं। फिर एक साल में उसको मैकेनिकल में स्पेशलाइजेशन करा दिया, सिविल में करा दिया, या अलग अलग जो भी 25 प्रकार की टेक्नोलॉजी। तो इसलिए ये स्किल वाला पार्ट जो है वो स्नातक तक या स्नातकोत्तर, फिर उसमें रिसर्च है, और वो भी कह रहे हैं कि जो आवश्यकता के अनुसार ही इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहिए। जो आवश्यक नहीं है, जैसे मान लीजिए ग्राम की स्तर तक जो आवश्यक है, या ग्राम समूह के स्तर तक जो, तो उसी अनुपात में शिक्षा देना चाहिए। अभी हम लोग अननेसेसरी इतने सारे इंजीनियर पैदा कर दे रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं है ना, तो वो जो उसका तो लाइफ चला गया, पता लगा उसको और कुछ कर सकता था, वो कुछ कर ही नहीं पाया, शिक्षा में ही चला गया। सोम भाई इस पे बहुत सारा बात करते हैं सब, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग शिक्षा में, है ना। तो इसमें बस एक और हिस्सा था, इसी को कह रहे हैं, इसकी जो पूरी समझ है, इसका जो पूरा समझ है, एक वहां पर भी जो है व्यवसाय का नियंत्रण है, व्यवसाय का नियंत्रण। व्यवसाय का नियंत्रण जो है वो प्राकृतिक नियमों से, प्राकृतिक नियम, जिसमें ऋतु संतुलन है और ताप दाब संतुलन और पूरकता, उदात्तीकरण, ये सब प्राकृतिक नियम है ना। खनिज संतुलन, इसकी जो समझ है प्रकृति में, वही प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम से ही व्यवसाय का नियंत्रण है। अभी व्यवसाय का अनियंत्रण, इसीलिए गुणवत्ता का अनियंत्रण है। इसी के कारण से मौसम में असंतुलन है, क्लाइमेट चेंज है, प्रदूषण है, और आवर्तनशीलता भी है। आवर्तनशीलता भी प्राकृतिक नियम ही है। आवर्तनशीलता प्राकृतिक नियम, तो उत्पादन आवर्तनशील विधि से, तो एक से विचार का नियंत्रण, दूसरे से व्यवहार का, तीसरे से व्यवसाय का नियंत्रण। और जिसको अपन व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार मूल्य चरित्र, मूल्य चरित्र और नैतिकता, इसी को कह रहे हैं विधि नीति। विधि नीति से विधान, और विधान से संविधान। और इसी से आचार संहिता है ना, और इससे संविधान। तो ये जो व्यवहार आयाम है, इसी का संबंध संविधान से है ना, जिसको अपन संविधान, मानवीय संविधान
तो ये जो व्यवहार आयाम है इसकी पूर्णता मानवीय संविधान, मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान, और जो व्यवहार आयाम व्यवसाय आयाम है उसमें लिखा ही है कि इसमें 3 नीतियां हैं, अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति। इन तीनों के समन्वय को कह रहे हैं व्यवस्था। जब तक ये मानव में है व्यवस्था है, और जब मानवेतर प्रकृति के साथ है तब सार्वभौम व्यवस्था। मानव प्लस प्रकृति, तो ये व्यवसाय आयाम से व्यवस्था सार्वभौम व्यवस्था है। जैसे व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों की एक सूत्रता, जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, विनिमय आदि सभी 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम मानव परंपरा तक सूत्रित होना व्यवस्था, उसको व्यवस्था कहते हैं। जब पूरी मानव जाति शेष प्रकृति के साथ संतुलन नियंत्रण के अर्थ में अपनी बौद्धिकता को नियोजित करती है, वो सार्वभौम व्यवस्था है। अभी मानव जाति प्राकृतिक जो भी शेष प्रकृति है या मानवेतर प्रकृति है, उसमें असंतुलन, अनियंत्रण, प्रदूषण ये सब फैला रहे, इसलिए वो व्यवस्था विरोधी है। ऐसा विधान और संविधान दोनों में क्या फर्क है? ये जो जनवाद है, शायद जनवाद में लिखा हुआ है 7 प्रकार के विधान लिखे हुए। तो जो 7 प्रकार का जो विधान है वही सम्मिलित रूप से संविधान। व्यवहारवादी समाजशास्त्र में लिखा है ना, विधान आप ऐसा समझ लीजिए, जो सभा में सार्वभौमिकता के रूप में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम का जो पहचान है वही विधान है। तो सभाएं, जैसे अभी भी हम लोग विधान किसको कहते हैं ना, जो लोकसभा पारित करती है वो विधान कहलाता है ना। एक्ट जिसको कह रहे हैं ना, एक्ट, कोई एक्ट बनाते हैं ना, लेजिस्लेशन भी बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में लेजिस्लेशन। इसीलिए विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। वो प्रक्रिया विधान, विधि की धारणा पूर्वक व्यवसाय को सुगम बनाने की प्रक्रिया को विधान करें। हाँ, उसको विधान करें। उसमें 7 प्रकार के विधान लिखे हैं, अभी पूरे स्मृति में नहीं है, इसलिए मैं अभी उसके नाम नहीं ले रहा हूँ। अल्लाह जैसे ही हो। समृद्धि में या समाधान समृद्धि हो, व्यवहार में तो व्यवसाय में समृद्धि वाला पार्ट नहीं आएगा क्या? हाँ, तो ये जो परिवार में समृद्धि है, जब ये व्यवसाय में जाती है ना, व्यवसाय क्रिया परिवार से बाहर है। परिवार में जो है जो समृद्धि है, जब वो परिवारों की परस्परता में नियोजित होती है ना, तब वो व्यवसाय है। परिवार में कोई व्यवसाय नहीं, परिवार में संबंध निर्वाह के अर्थ में उत्पादन है। तो व्यवसाय क्रिया जो है वो, इसलिए परिवार में जो उत्पादन है वो व्यवहार क्रिया है। जब वो समाज में उत्पादन है तब वो व्यवसाय क्रिया है। सब बिल्कुल विधि एकदम सेट है बाबा जी का।
मानव सहज जाति ये हाँ यही है विधान। मानव से मानव में मानवत्व समान। नहीं, ये तो समानता के सूत्र है। मानव में समानता है, ये भी साथ है। ये भी साथ है ना। लक्ष्य समान, मानवत्व समान, मानव जाति एक, धर्म समान, है ना। ये समानता के सूत्र हैं, मानव जाति में समानता के सूत्र। फिर इसी के बाद सामरस्यता सूत्र है, वो भी साथ है ना। सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था में साम्यता, अनुभव, विचार, व्यवहार की सामरस्यता, है ना, वो सामरस्यता सूत्र है। इसके बाद विधान की बात आई। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, पूरा समझ के मानसिकता खड़ी होगी तब। नहीं, ऐसा है कि जैसे व्यवस्था बन जाती है तो सुलभ हो जाता है। व्यवस्था बनाने तक पूरा समझना होता, तो जैसे जो लोग व्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी लेते हैं उनको पूरा समझना है ना। और फिर जब व्यवस्था बन जाती है तो व्यवस्था का अनुगमन, अनुसरण आसान होता है। जैसे अपन ने एक बार ऑर्डर बना दिया है, एक सिस्टम डेवलप कर दिया, फिर लोग उसका अनुकरण, अनुसरण करते हैं, वो सहज सुलभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही हमको पूरा दिव्य मानव बना देना, है ना। तो दिव्य मानव तो क्रमशः धीरे धीरे होंगे, है ना। तो उसके बाद जैसे परिवार में व्यवस्था बन गई है, जीना होगा, उसमें किसी में जिज्ञासा जनरेट होगा तो आगे जाएगा। जिज्ञासा पे डिपेंड। हाँ, जिज्ञासा, दबाव पूर्वक शिक्षा नहीं है, जिज्ञासा पूर्वक शिक्षा है ना। ऐसा अभी दबाव पूर्वक शिक्षा है। अच्छा, शिक्षा का प्रयोजन रोजगार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा का प्रयोजन, है ना। अल्टीमेटली जो भी शिक्षा स्किल सीखेगा वो परिवार में ही लगेगा, है ना। परिवार के उत्पादन से संबंधित शिक्षा करेगा, या फिर समाज की आवश्यकता अनुसार फिर सभा प्रस्तावित करेगी, हमको टेलीफोन या मोबाइल बनाना है, इसके लिए इतना इंजीनियरिंग की जरूरत है, इतने इंजीनियर्स की जरूरत है। तो जो जिज्ञासा व्यक्त करेंगे उसको वो शिक्षा देंगे। तो आवश्यकता अनुसार शिक्षा है, दबाव नहीं है, ऑप्शन है। हमारी इच्छा है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है दबाव बस है शिक्षा रोजगार के लिए, और यहाँ रोजगार है ही नहीं, हर परिवार समृद्ध है तो कोई रोजगार नहीं। रोजगार के लिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वो भी नहीं हो रहा यहाँ पर तो एटलीस्ट, इंडिया में तो नहीं हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं हो रहा। फिर भी यहाँ से तो अरे अमेरिका में अभी आप जो है ना बेरोजगारी भत्ता बंद कर दीजिए, आप देखिए पूरा अमेरिका सड़क पे खड़ा हो जाएगा। वो तो है ही। बेरोजगारी भत्ता है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता है। तो क्या है कि जीने की बेसिक चीज के लिए उनको इतना स्ट्रगल नहीं है कि बेरोजगारी हाँ, भत्ता है, मिल जाता है उनको। मतलब वो कुछ नहीं करें तो अपना खा पी सकते हैं, इतना तो उनका है ही, है ना। कुछ और करते हैं तो ज्यादा कमा लेते हैं, तो फिर और ज्यादा कर सकते हैं, कहीं कहीं और पैसा आ जाएगा तो कुछ अपना कर लेते हैं। तो दाल रोटी कपड़ा लत्ता, रहने वहने, बिजली पानी, इसका कोई दबाव नहीं है। वो भी कुछ ही देशों में है, सब देशों में थोड़ी है। पूरे दुनिया की आबादी के 10% में भी नहीं होगा मेरे ख्याल से इतना भी। लेकिन वो रोजगार थोड़ी है। तो मान लो इकोनॉमी एकदम ठप हो गई अमेरिका की किसी कारण से, जो हो ही सकती है, तो ये जिनको आपने पाल रखा है ये सब आपके पूरे अमेरिका को जला देंगे। अभी कोरोना में देख लिया आपने, सब तोड़ डाला उन्होंने। अच्छा, क्योंकि एकल फैमिली है तो हमारे यहाँ तो पत्नी खाना बना देती है, परिवार में बच्चे खाना बना देते, वहाँ कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, आपको खाना बनाना आता नहीं, आप रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। अब 3 दिन लॉकडाउन कर दिया, महीने बाद लॉकडाउन कर दिया, तो क्या हालत हुई होगी आप सोचिए उनका, है ना। नहीं, तभी तो उन्होंने सारा लूट लिया सब। कितना सारा हम लोग न्यूज में देखते, माल को लूट लिया, इसको लूट लिया, सबको। कौन खरीदेगा? जो निकला, जो भी माल में सब लूट। माल के मालिक ने भी कहा भैया लूट ले जाओ, हम कहाँ बेच पाएंगे, लूट ले जाओ। और लोगों ने ज्यादातर खाने पीने की चीजें ही लूटी, क्योंकि खाना मिल ही नहीं रहा।
अपने परिवार में समृद्धि है ना। अपने यहाँ सब, कोई भूख से तो कोई नहीं मरा, मजदूर भी भूख से नहीं मरे, कोई ना कोई व्यवस्था समाज ने कर ही दिया है ना। तो गांव में इतना तो रहता ही है कि हम साल भर खा लेंगे, इतना तो रहता ही। और गांव में ये भी रहता है कि कोरोना भी आ जाए तो भी खेती तो कर ही सकते हैं, है ना। खेती कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, गाय को चारा वारा ये सब कर ही सकते हैं। तो दाल रोटी का कोई दबाव हमारे गांव में नहीं है। 10 सोपानी व्यवस्था में कितने दिव्य मानव की जरूरत पड़ेगी? 110 110 नौमा जो सोपान है उसमें 100 लोग हैं और 10वें में 10 हैं। 100 में से ही 10 नहीं है ऊपर के साथ। हाँ, तो 100 में से 10 चले गए तो नीचे से भी 10 आ गए ना, तो इसलिए 110 मान ली। और आपको कम कम करना है तो 100 मान ली। एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। नागराज जी ने जितना कर दिया इतना बहुत है। अभी इसी को अनुकरण अनुसरण अनुगमन करना है ना, इसका अनुगमन करना है, ईश्वर अनुगमन है ना, अनुगमन। लेकिन वो 9वें सोपान में और वो लेवल पे जो भी लोग कार्यरत है तो उनकी चेतना का स्तर मतलब दिव्य मानवता होगा ऐसा अपेक्षित हाँ। है। तो एक व्यक्ति तो पहुंच गया वहां पे जिसने दिव्य मानवीयता को अभिव्यक्त कर दिया है ना, तो एक व्यक्ति पहुंच गया, इसका मतलब बाकी पहुंच सकते हैं। अब उस और अनुगमन है बाकी मानव परंपरा। एक व्यक्ति पहुंच गया है ना, एक व्यक्ति ने प्रमाणित कर दिया, वाङ्मय लिख दिया है ना, आपको सारे सिद्धांत समझा दिए, रास्ता बता दिया, लक्ष्य बता दिया, दिशा बता दी, संस्कार व्यवहार सब बता दिया। अब कोई संदेह नहीं है, अब आपको उसको जी के देखना है। जिसको डाउट है वो जांचता रहे, जिसको डाउट नहीं है वो सीधा अनुकरण अनुसरण करे, है ना। तो तृप्ति ही उसका जांच है ना। तो इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 2 जगह है यहाँ पे तृप्ति है, यहाँ तृप्ति है, तृप्ति। और यहाँ पर जो है परितृप्ति है, परितृप्ति। परितृप्ति है ना परस्परता में, परितृप्ति, उभय तृप्ति, परितृप्ति जो भी है, परस्परता में तृप्ति, व्यक्ति में तृप्ति। तो अनुभव विचार आयाम में स्वयं में तृप्ति है, जिसको तृप्ति कह रहे हैं, स्वयं में तृप्ति यानी जीवन में तृप्ति है। और जब व्यवहार और व्यवसाय आयाम की बात कर रहे हैं तो परस्परता में तृप्ति है, क्योंकि संबंधों में परस्पर तृप्ति है ना। माता पिता से पुत्र पुत्री तृप्त होते हैं, पुत्र पुत्री से माता पिता तृप्त होते हैं, इसलिए परस्पर तृप्ति, परस्पर तृप्ति है ना। उसी प्रकार से एक परिवार से दूसरा परिवार तृप्त होता है, परिवारों की परस्परता में तृप्ति। जब परिवार समूह काम, ग्राम की परस्परता में तृप्ति, ये सब परितृप्ति का कार्यक्रम। आपको 20-25 साल पहले बाबा जी के संपर्क में 22 साल, तो वो समय और अभी समय में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? नजरिए से देखते हैं तो काफी मेरे हिसाब से तो लोगों की बहुत सारी, जैसे मेरे अंदर ही इतनी स्पष्टता आ गई है ना, हाँ, अभी मैं किसी को भी समझा सकता, ऐसे तो क्या जैसे सोम भाई है सबको समझा सकते, किसी को भी, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो या जुडिशरी का आदमी हो, डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है ना। कुछ नहीं बोलता है। वो वैसे ही हम लोग, मिनिस्टर आएगा कुछ भी, हम जैसे कई लोग तैयार हो गए, हिलते डुलते नहीं। कोई चीज स्मरण में नहीं आए वो बात अलग है, हाँ। स्मृति में नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो आएगी तो फट से आ जाएगी सारी चीजें, है ना। जैसे अभी विधान स्मृति में नहीं आए तो मैंने कहा भी स्मरण में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हिल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पढ़ते समय हमको स्पष्ट ही थे सारा,
पढ़ते समय पढ़ते समय स्वयं में मूल्यांकन चलता रहता है ना, जांचते ही रहते हैं उसको, तो उसमें कोई डाउट नहीं हुआ है ना कहीं का। अभी तो भैया तो हम जैसे लोग कम से कम 20, 25, 40 तैयार हो गए। तो काफी वो पैरेलल 40 लोग काम चलता था। हाँ, मतलब जो कम से कम दर्शन को पहुंचाने की क्षमता रख रहे हैं, अध्ययन करा सकते हैं, शिविर ले सकते हैं, अध्ययन करा सकते हैं, ऐसे लोग तैयार हो गए। जीने के लिए तो साइमल्टेनियसली चलता ही है, जैसे हमारे परिवार में हम लोग कर रहे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कराने में भी 3 लोग तो कम से कम हम अभी कह सकते हैं कि अध्ययन करा सकते हैं, जैसे मानव भी अध्ययन करा सकती है ना। इसका इतना तैयारी है कि आप अभी मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे, एक एक चीज समझा देंगे, कहीं भी अटकेगी नहीं वो। जीवन क्रिया पढ़ना वो पूरा पढ़ा देगी, संचेतनावादी मनोविज्ञान पूरा पढ़ा देगी। उसका अध्ययन पूरा हो गया है, अध्ययन कराने का अभ्यास भी कर दिया है, कुछ बच्चों के साथ शुरू कर दिया है। ऐसा थोड़ा बहुत कहीं अटकती है तो फिर पूछ लेते हैं मम्मी से या हमसे पूछ लेते हैं। सुनीता भी तैयार हो गई है ना हमारे, और दो बेटियां और हैं, उनमें से बड़ी बेटी भी दर्शन को समझती है पूरा। छोटी बेटी का, बीच वाली बेटी का निष्ठा है, मतलब उसका ये नहीं है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है इसमें अध्ययन करने में, इसमें उसका मन नहीं, लेकिन वो सुनती रही है ना, उसके कान में सब जाता रहा। तो आप कई बार बोलोगे तो वो कह देगी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसका भी इतना तो अभ्यास हो ही गया। आप गलती करोगे वो बता देगी ऐसा नहीं है, आप ठीक से नहीं बता रहे। तो इतना हमारा परिवार तैयार हो गया। हम परिवार के लोगों में ये भी है कि इसी में लगना है, हमारे पूरे परिवार में स्वीकृति है यही काम करना, इनकी भी स्वीकृति है। हमारी बड़ी बेटी जो है वो आयुर्वेद कर रही है, लेकिन आयुर्वेद के साथ जीवन विद्या। तो उसका ये था कि बाबा जी आयुर्वेद कर रहे थे तो मुझे आयुर्वेद में ही जाना है, तो उसने MBBS का प्रयास ही नहीं किया कि हमने कहा तुम टेस्ट दे लो, उसने कहा नहीं हमको आयुर्वेद ही करना, पहले से ही तय। तो जीवन विद्या और आयुर्वेद दोनों के योग फल में उसको आगे बढ़ना है, ऐसा उसने तय किया। ऐसा इसको फिलॉसफी में जाना है, इन्होंने MA किया, ही कह रही हम PhD करके फिर हम टीचिंग में आएंगे, क्योंकि हम इसको उच्च शिक्षा में ले जाना चाहते हैं। तो ऐसा हमारा एक परिवार तैयार हो गया। हमारे परिवार में जो जितने भी रिश्ते नातेदार हैं, हमसे किसी का विरोध नहीं। दर्शन चाहे वो सुने ना सुने वो एक अलग बात। तो हमारी बहन की एक बेटी हमारे साथ रही तो उसमें स्वीकृति है, उसको पता है ये क्या है मंदिर दर्शन। शिविर उसने ऐसे ही छोटे मोटे शिविर किए, कभी 2 दिन बैठी 1 दिन, लेकिन उसकी स्वीकृति है ना। और हमारी बड़ी बहन का एक बेटे ने कई शिविर किए, 4-5 शिविर किए, और उसका पूरी स्वीकृति है। वो अध्ययन नहीं कर पाया, ये उसका भी उसको रियलाइज हो रहा है कि हम अध्ययन नहीं कर पाए। ऐसा उनके पिताजी का बहुत दबाव था नौकरी करो, नहीं तो वो नौकरी भी नहीं करना चाहते, उत्पादन करके जीना चाहते, लेकिन उनके पिताजी ने बहुत दबाव डाला, हमने इतना खर्चा किया, ये किया, तुम कुछ भी नौकरी करो, तो इस कारण वो नौकरी कर रहे हैं। बाकी जो उनके बच्चे हैं वो लोगों ने शिविर नहीं किया, लेकिन उन सबकी स्वीकृति है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रति सम्मान, हमारे परिवार के प्रति सबका सम्मान। पिताजी जैसे हमारे, उन्होंने शिविर नहीं किया, तो सुनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बड़े थे आयु में, तो वो हमसे कोई बात करते थे फिर वो बहस करने लगते थे, हम भी बहस करने लगते, तो फिर धीरे धीरे बात कम कर दी है ना, अपना केवल व्यवहार के अर्थ में बातचीत रहा। धीरे धीरे उनको स्वीकार हो गया कि हम कोई गलत काम नहीं करते, हम सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में। तो हमारे व्यक्तित्व के प्रति, प्रतिभा के प्रति उनमें स्वीकृति हो गई, उत्सव भी हो गया। ये सबको बताते थे है ना कि मेरा बेटा ये करता है, और हमसे थोड़ा यश कामना थी उनके अंदर, तो वो हमसे चाहते थे तुम्हारे अखबार में लेख आना चाहिए, तुम्हारा नाम होना चाहिए, YouTube में आना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कई बार क्या है ना, पिता
अपनी कामना बच्चे से पूरी कराना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाए तो बच्चे से करना। तो एक समय तक वो हमको कहते थे पैसा कमाओ, नौकरी मत छोड़ो। फिर बाद में उनको समझ में आया इनको कोई मतलब नहीं पैसे वैसे से, है ना, तो फिर उनने बोलना बंद कर दी। फिर वो आके कभी भी आके हमको पैसे दे जाते थे, कभी 10,000 कभी 5। अभी उनका शरीर शांत होने से पहले वो 1 साल पहले अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद, हाँ, आपके वहां भी गए थे। उस समय 25,000 रुपये दे के गए। मतलब आप सोचिए 87 साल का व्यक्ति, है ना, पिता जो है अपने बच्चे को इस उम्र में भी 25,000 रुपये दे के जा रहे। अभी तो हमको उन्होंने एक पूरा घर ही दे दिया, उसका मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है ना, वो हमको दे दिया। हालांकि वो देते ही किसको देंगे, संतान को ही देते हैं। लेकिन हमारी कल्पना में ही नहीं था कि हमको हमारा कोई घर है, हमको घर मिलेगा। हमारी कल्पना में नहीं था, हमने कभी घर का सोचा ही नहीं था कि हमको कोई घर बनाना है, क्योंकि हम तो जिस तरीके से काम कर रहे थे उसमें कई सेंटर बना के रहना है, नहीं तो बहुत सारे सेंटर वाले बुला रहे हमारे साथ रहो। तो अपना घर का डिजाइन ही, तो पता नहीं ये भी जीवन में कुछ अपना पहले से भास रहता है, तो उनको शायद मृत्यु का कुछ हो गया होगा, जीवन में भास हो गया होगा। तो वो जो है हमसे पिछले साल भर से लगे थे, तुम अहमदाबाद से सागर आ जाओ, यहीं रहो। तो हमने कहा क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आ जाओ ऐसा। फिर हमने जाना शुरू कर दिया। फिर हम एक बार गए, फिर दूसरी बार गए, तो 10, 15, 20 दिन रहे। फिर कहने लगे सामान ले आओ, सब सामान। तो फिर हम सामान लेके चले गए। फिर सामान लाए तो कहा वो घर में रखना। उससे पहले कहा हमारा घर जो है उसको पुताई करा दो। ये नहीं कहा तुम्हारा घर, हमारे घर की पुताई करा दो। हमने पूरा पेंट वेंट सब करा दिया, फिर रिपेयरिंग करा दी। फिर देखने गए कि क्या क्या किया तुमने। फिर एक बार ये भी कहा कि दूर से दिखना चाहिए कि घर पुता हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, तो थोड़ा सा उनका लगाव था उसमें। फिर हमारा सामान आया तो कहा वहीं रखना है। तो उनका एक कमरा हमने बनाया था, हमारे साथ रहेंगे, बाकी पूरा बड़ा घर है, 4 कमरे, तो हम लोगों के लिए पर्याप्त था। लेकिन संयोग था नहीं रह पाए वो हमारे साथ, उससे पहले ही शरीर शांत हो गया, ऐसा है। हमारे ध्यान में ही नहीं था कि इतना बड़ा घर है, ऐसा कोई ध्यान में नहीं था। जो उन्होंने बनाया था वो तो आपको हमने देखा ही नहीं। हाँ, एक ही बार गए थे घर में, तो हमारे भांजे की शादी थी, तो उनके घर के पीछे ही उनका घर था, तो हम लोग वहीं रुके थे नीचे वाले। तो हमने ध्यान नहीं दिया, शादी में लगे रहते, रात में सोने भर आते थे, वो स्मृति में नहीं था कितना घर है। बाकी तो ये सब अपने आप सब हो जाता, नियति सहज विधि से। तो पिताजी का स्वीकृति बना रहा, माताजी का भी स्वीकृति था। बाबा जी हमारे घर भी आए थे सागर में, और सुनीता के घर भी गए सतना में। और जब हम भोपाल रहते थे तो बाबा जी कम से कम 10-12 बार आए होंगे वहाँ से भोपाल। फिर हमारे लिए ही वो मुंबई भी गए, 2 बार मुंबई गए। फिर सरदार शहर भी हमारे लिए गए, हमको स्थापित करने के लिए बाबा जी गए। तो सोमैया में जब सोमैया जी ने हमसे कहा कि आपको हमारे यहाँ ज्वाइन करना है। सोमैया तो बम्बई में है ना? हाँ, शांतिलाल सोमैया। तो बाबा जी के संपर्क में थे वो, लेकिन दर्शन से कुछ उनका ओरिएंटेशन नहीं। वो पहले अपने महेंद्र भाई जो है वहाँ पर थे, वो गांधी आश्रम से आए थे, गांधीयन फिलॉसफी पढ़ाने के लिए। तो सोमैया में रहते हुए उन्होंने एक शिविर कर लिया महेंद्र ने, तो उसको अच्छा लग गया, तो फिर वो जीवन विद्या करने लगा। फिर सोमैया जी को ले गया एक बार वहाँ पे बाबा जी से मिलवाने के लिए, ऐसा हुआ। फिर महेंद्र चला गया छोड़ के, तो वो जगह खाली हो गई। तो फिर किसी एक संजय भंडारी ने कहा कि सोमैया जी से कि एक पाठक जी आ सकते हैं अपने यहाँ।
तो फिर उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने हमको फ़ोन किया कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने कहा हम तो वहाँ वो करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारा परिवार है। तो उन्होंने कहा आपका परिवार सब हम जो भी आपका है वो सब हम देंगे, आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा देंगे, आप आ जाइए हमारे यहाँ। तो फिर हमने बाबा जी से कहा, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब तक मैं नहीं कहूँ जाना नहीं, हाँ नहीं बोलना है। तो हमने उनको बोल दिया कि आप बाबा जी से पहले सलाह कर लीजिए। तो फिर उन्होंने फिर बाबा जी के पास गए, वो पूछा ऊछा होगा। बाबा जी ने कहा पहले मैं आके देखूंगा तुम्हारा कितना मन है, इसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे किसी को। फिर बाबा जी गए, हम लोग भी गए, सोमैया जी के घर ही रुके। वो उनका अपना कौन सा रोड है, पेडर रोड में, कारमाइकल रोड में उनका घर, उसी घर में रुके। तो बाबा जी के पास वो सुबह 5 बजे आ जाते थे सोमैया जी, 5 बजे से 10 बजे तक साथ नहीं छोड़ते, साथ में ही रहते थे पूरे समय। केवल वो बीच बीच में जो खाना पीना चाय ब्रेक आदि होता है। और सोमैया जी पूरे समय कैमरा, एक व्यक्ति कैमरा लिए साथ ही रहता था, उसको बोला था 5 बजे आ जाना है, तो 5 बजे जब कैमरा लग जाता सोमैया जी आके बाबा जी से बातचीत करते। और फिर वो सभी इंस्टीट्यूशन में ले जाते थे, वो कैमरे वाली गाड़ी साथ साथ चलती थी पूरे 3 दिन तक वो कैमरा। और घर के लोग भी सोचने लगे थे क्या है, 5 बजे से लेके 10 बजे रात तक बाबा जी का साथ ही नहीं छोड़ते, ऐसा फिर रहे। फिर दूसरी बार जब बाबा जी गए, शायद बाबा जी को कुछ पूर्वाभास हो गया था कि सोमैया जी का आयु नहीं है, ऐसा उनको कुछ पूर्वाभास हो गया। तो बाबा जी ने हमको फोन किया कि ले बेटा सोमैया को बोलो कि मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला सोमैया जी को कि बाबा जी आना चाहते हैं। तो कह ले ठीक है तुम ऑफिस में आ जाओ, फिर बात करते हैं। तो हम ऑफिस गए तो उन्होंने रंगनाथन को बुलाया। रंगनाथन चीफ सेक्रेटरी रहे वहाँ के, महाराष्ट्र के, वो उनके ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे रिटायरमेंट के बाद। तो उनको बुला लिया। तो रंगनाथन बहाने बनाते रहे, ये अभी स्टाफ नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी बाबा को जब कोई होगा कॉलेज चलेंगे तब बुलाएंगे, ऐसा ऐसा। तो सोमैया जी बोले बताओ क्या करना है हमसे। तो हमने कहा बाबा जी को बता दीजिए फोन करके। वहीं से फोन लगाया तो बाबा जी को बोले, पहले सोमैया जी बोले अभी हमारे यहाँ कोई है नहीं। तो बाबा जी सब लोग होंगे तब बुलाना ठीक रहेगा। तो बाबा जी कह रहे हमको तुमसे मिलना है, तुम हो क्या नहीं। यहाँ भी कैसे बोल सकते हैं? हाँ, हमको और किसी से नहीं मिलना, तुमसे मिलना है। तो सोमैया जी बोले ऐसी बात है तो आप आ जाइए, आ जाइए। मतलब फिर उन्होंने, तो बाबा जी ठीक है हम पहुंच रहा हूँ, तारीख बताओ किस तारीख को आना है, ऐसा। तो फिर सोमैया जी के साथ बात करके तारीख तय की, बाबा जी आ गए। फिर बाबा जी जो है फिर 3 दिन रुके, उनका नरेश वाड़ी का वो भी देखा। फिर वहीं से अहमदाबाद आए थे। अहमदाबाद वो जैन मुनि का हित रुचि जी एक महाराज थे ना, वो सूरत के किसी हीरा व्यापारी के पुत्र थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था। इंडिया टुडे में एक खबर छपी थी कि वो हाथी में बैठ के ऐसा ज्वेलरी लुटा रहे थे, ऐसा। संन्यास लिया तभी। हाँ, दीक्षा ली थी उन्होंने तब। तो हितरुचि जी महाराज का जो जैन संघ था वो पूरा अस्वस्थ हो गया। मतलब वो उनकी जो आंतें जो थी वो चिपक गई पूरी, है ना, इतना कड़ा साधना करने के कारण। तो सत्य प्रकाश भारत उनके संपर्क में थे। तो भारत जी ने बहुत आग्रह किया बाबा जी से कि उनको देख लीजिए, उनका बच जाए जीवन, ऐसा वैसा। तो बाबा जी कह रहे ठीक है चलो। तो फिर वो वहाँ से मुंबई से बाई रोड आए हम लोग, बाई रोड। एक सोमैया जी का गाड़ी था और एक गाड़ी हमारे छेड़ा जी का था। बाद में एक अजय जैन का गाड़ी हो गया। ऐसे 3 गाड़ियों से हम लोग आए। हितरुचि जी ने एक शिविर भी आयोजित करा दिया था जीवन विद्या का, बाबा जी आ रहे हैं तो एक हमारे एक व्यक्ति है शिव ने वो शिविर लिया।
उसी में अपने जो जिगर के नाना थे ना, उन्होंने शिविर किया। कुमुद भाई ने शिविर किया। तो फिर वो बाबा जी यहाँ रहे, शायद 2 या 3 दिन रहे रुके थे दादा भगवान के यहाँ। फिर वो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा छोटी जगह थी, वो एक कोई धर्मशाला में इनका डेरा बना था अपना, चौमासा जो हो रहा था, हितरुचि जी का एक जैन धर्मशाला थी, उसमें मतलब बाबा जी की हेल्थ के हिसाब से अनुकूल नहीं था, बाथरूम जाना ये करना हो। तो फिर दादा भगवान के यहाँ हम लोग आ गए थे, उनके यहाँ कमरे किराए से ले लिए थे। उस समय दादा भगवान से भी मुलाकात हुई थी बाबा जी से, दीपक भाई से, दादा भगवान नहीं दीपक भाई से। हाँ साहब। फिर बाबा जी यहाँ से चले गए थे रायपुर। तो वही बाबा जी की अहमदाबाद यात्रा हुई। तो हम लोग साथ में थे, मैं और मेरी पत्नी। तो बाबा जी ने जो है हितरुचि जी को बात की, उनको समझाया और मेरे से कहा कि तुमको पूरा प्रस्ताव रखना है। तो मैंने पूरा प्रस्ताव रखा, जीवन ज्ञान क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान क्या है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, सारा एक आधा पौन घंटे मैंने अपना बात रखा। इसके बाद बाबा जी ने हितरुचि जी से पूछा, तुमको इसमें क्या लगता है, ये जो बोल रखा है तुम्हारे सामने, ये ठीक लगता है? तो हितरुचि जी ने कहा ठीक लगता है। तो फिर अगला प्रश्न बाबा जी का, ठीक लगता है तो अपने लोगों से बोलोगे ये ठीक है? तो उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म इसका अनुमति नहीं देता है ना। अब किसी दूसरे को ठीक बोल देंगे तो फिर हमारा जो है वो लोग, हमारे लोग सब वहां चले जाएंगे। तो बाबा जी ने, और फिर उसने कहा कि उन्होंने ये कहा कि अभी मुझे पूरा मैंने पढ़ा भी नहीं है, आपका थोड़ा सा सुना है, तो पूरा पढ़ने के बाद ही मैं कह पाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा कि इनको पुस्तक दे दो पूरा। तो हम लोग किताब लेके ही आए थे, तो हमने उनको दी। तो उन्होंने कहा हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसको तभी पढ़ेंगे जब हमको ये लगेगा हमारा पूरा नहीं पढ़ रहा है। ऐसे जिद्दी होते हैं लोग, क्या करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुमको अच्छा लगता है फिर भी तुम अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते हो, तो साधु कैसे हो? तो फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को कहेंगे। फिर इसके बाद बाबा ने कहा हमारे बच्चे यहाँ काम करेंगे, उनको सहयोग करोगे? ये भी पूछा। तो उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे। ऐसा हुआ। तो अब हम काम तो किसी ने किया नहीं, हितरुचि जी चले ही गए। फिर हम लोग बहुत साल बाद आए यहाँ पे, सोम भाई भी बहुत साल बाद आए। हितरुचि जी का कोई सहयोग नहीं रहा, हम लोगों मांगने भी नहीं गए सहयोग, क्योंकि वो तो सब अपने आप होता चला गया है ना। ऐसा एक बाबा जी का जो रहा घटनाक्रम। फिर इसके बाद जो है वो हम जब सोमैया छोड़ के फिर जब IASC में गए, तब भी बाबा जी ने कहा पहले हम जाएंगे। तो बाबा जी गए, सबसे बात की, वाइस चांसलर से, चांसलर से, है ना, और सारे स्टाफ से देखा। फिर इसके बाद कहा मैं अमरकंटक जाऊंगा, अपने लोगों से बात करूंगा, फिर बताऊंगा कौन आएगा यहाँ। फिर अमरकंटक में हमको बुलाया, सबको बिठाया, सोम भाई ये वो सब लोग बैठे। तो सबसे पहले साधन से पूछा तुम जाओगे सरदार से? साधन ने मना कर दिया। श्री राम से पूछा तुम जाओगे? उन्होंने साथ। योगेश से पूछा, योगेश तुम जाओगे? उन्होंने भी मना कर दिया। सबसे पूछ लिया, सोम से पूछ लिया, सोम ने कहा हमारे पास समय नहीं। तो फिर हम पाठक को भेज रहा हूँ तो हमसे नहीं पूछा तुम जाओगे काम फिर पाठक को भेज रहा हूँ। तो सबने कहा नहीं पाठक जी ठीक रहेंगे। तो सबकी सहमति से फिर हम वहां आ गए। बाबा जी का सर्वसम्मति भी है, सही था। तो फिर हम वहां 5 साल रहे। हमको उन्होंने पहला काम ये दिया कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, उनका कोर्ट केस था ये। तो हमने कहा ठीक है बाबा जी इस पे काम करेंगे। हाँ चलिए चाय पी लेते हैं। हाँ